हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का पहला अध्याय करने वाले हैं। पहले अध्याय में एक कहानी दी गई है गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। बच्चों, महादेवी वर्मा छायावादी कवयित्री हैं और उन्हें आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। बच्चों, ये जो कहानी उन्होंने लिखा है, यह कहानी एक गिलहरी के छोटे बच्चे पर लिखा गया है जिसका नाम था गिल्लू, और यह पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमता है। कहानी का मुख्य पात्र है गिल्लू। तो चलिए देर न करते हुए कहानी को सुनते हैं। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। तो लेखिका क्या कहती हैं कि सोनजूही, आज उनके सोनजूही के पौधे में एक पीली सी कली आई है। सोनजूही क्या है बच्चों? तो सोनजूही जो है वह फूल का एक पौधा है। लेखिका कहते हैं उस फूल के पौधे में क्या आया है? एक छोटी सी पीली सी कली आई है। तो लेखिका को उस कली को देख करके गिल्लू की याद आती है। कहती हैं कि उसका उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता था। जैसे लेखिका सोनजूही के पौधों के आसपास से गुजरती थी, गिल्लू क्या करता था? उनके कंधे पे कूद जाता था। और अचानक से अगर कोई भी जीव या कुछ भी हमारे कंधे पे कूदे तो हम चौंक जाते हैं, तो लेखिका भी चौंक जाती थी। तो कहती हैं कि आज भी उन्हें किसकी खोज है? गिल्लू की, क्योंकि गिल्लू अब नहीं है, परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। तो जैसा कि बच्चों गिल्लू जो है वह अब नहीं रहा, वह सोनजूही की जड़ में जो मिट्टी है उसी में मिल गया। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। कहती हैं कि कौन जाने, हो सकता है यह जो सोनजूही की कली निकली है यह गिल्लू ही हो। अब आगे लेखिका गिल्लू के बारे में बताती हैं कि गिल्लू उन्हें कैसे मिला। देखिए, लेखिका कहती हैं अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअवल जैसा खेल खेल रहे थे। यह काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। तो देखिए, छुआ छुअल खेल तो हम लोगों ने भी खेला है। बचपन में हम क्या करते थे? एक दूसरे को छूने वाला खेल खेलते थे, या कह सकते हैं पकड़म पकड़ाई जैसा खेल खेलते थे। जब सुबह सुबह लेखिका बरामदे में आई तो उन्होंने क्या देखा? 2 कौवा एक गमले के अगल बगल में चोंच से क्या कर रहे थे? छुआ छुअवल जैसा खेल खेल रहे थे, यानी चोंच मार रहे थे। यह काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। काकभुसुंडी किसे कहते हैं बच्चों? कौवा को कहते हैं काकभुसुंडी। लेखिका कहते हैं वो भी एक विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, यानी अति सम्मानित, अति अवमानित। तो कहती हैं कि यह जो काकभुसुंडी है, यह जो कौवा है, यह कभी समादरित होता है, यानी लोग उसे कभी बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, और कभी कैसा हो जाता है? अति अवमानित, यानी बहुत ज़्यादा अपमान करते हैं। तो हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है, यानी काक बनकर ही वह हमारे पास आते हैं। पितर पक्ष में हम क्या करते हैं? जो भी चीज़ें दान करते हैं तो
उसे लेने के लिए वो किस रूप में आते हैं? काक यानी कौवे के रूप में। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अब मानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं, यानी उसका जो बोलना है वह हमें कैसा लगता है? बहुत ही कर्कश, बहुत ही बेकार। फिर भी पितृपक्ष में हम उसे खिलाते पिलाते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उस समय उसकी कर्कश आवाज़ भी हमें अच्छी लगती है। और कभी कभी जब कौवा हमारे घर के आंगन में बैठ करके अगर काँव काँव करता है तो हम क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ कोई अतिथि, हमारे प्रियजन आने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि कौवा भी विचित्र प्राणी है। कभी लोग उसे बहुत सम्मान देते हैं और कभी लोग उसका अपमान करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। तो बच्चों, अब देखिए लेखिका क्या कह रही हैं कि वह जो काक पुराण यानी काक के बारे में बता रही थी, तो अचानक से उसमें बाधा आ जाती है। वह क्या देखती हैं कि गमले के पीछे दीवार से लगा हुआ एक छोटा सा जीव है जिस पर उनकी दृष्टि जाती है, यानी उनकी नज़र जाती है। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। तो देखा, उन्होंने क्या देखा कि एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा है जो गमले के पास दीवार से चिपटा हुआ है, अपनी जान बचा रहा है। किससे? कौवे से, क्योंकि कौवे जो हैं वह उसे खाने के लिए वहाँ पे चोंच मार रहे थे। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। कहती हैं कि अगर कौवे का 2 बार चोंच उस पर पड़ जाए तो वह बेचारा जो छोटा सा जीव था वह तो मर ही जाता। वह चुपचाप उस गमले से चिपटा हुआ था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। फिर भी बच्चों, लेखिका का मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। उनका मन बहुत ही कोमल था, वह उसे छटपटाते नहीं देख पाई। उसे उठाकर लाई और उसके जहाँ पे कौवे ने चोंच मारा था उसके शरीर पर, उस घाव पर उन्होंने एक दवाई लगाई। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। अब देखिए, उसे जीवित करने के लिए लेखिका खूब कोशिश कर रही हैं। उसको रुई यानी कॉटन से दूध में भिगो करके उसके मुंह के पास ला रही, लेकिन वो पी नहीं पा रहा है। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। तो देखिए, लेखिका ने घंटों तक उसका उपचार किया और उसके बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी गया। फिर लेखिका क्या देखती हैं कि तीसरे दिन वह थोड़ा सा अच्छा हुआ, उसमें थोड़ी हलचल आई और वह छोटा सा नन्हा सा गिलहरी उनकी उंगलियों को पकड़कर इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके अस्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हम सभी जानते हैं कि गिलहरी जो है वह बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। तो लेखिका बता रही हैं कि जब 3-4 महीने बीत गए तो गिलहरी के शरीर पर क्या आने लगे? रोएं आने लगे, उसकी झब्बेदार पूंछ दिखने लगी, चमकीली आंखें
और उसके शरीर पर जो धारियाँ होती हैं वो भी दिखने लगा। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। तो यहाँ जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया है। जातिवाचक तो आप लोग समझते ही हो बच्चों, जिससे किसी जाति का बोध हो। जैसे गिलहरी जो है वह किस जाति में आता है? फटाफट कमेंट करके बताएं कि गिलहरी किस जाति में आता है। लेखिका ने उसे किस जाति में बना दिया? व्यक्तिवाचक, यानी वो अब इंसान की तरह हो गया। उसका नाम उन्होंने गिल्लू रख दिया। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह सुएं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। तो छोटा सा गिल्लू 2 वर्ष तक कहाँ रहा? लेखिका के कमरे में। वह छोटा सा जो उसका घर बना था डलिया का, उसमें वह वहीं रहता, उसे झुलाता और उसे सुएं झुलाता और उसमें आराम करता। अब लोगों से उसकी बहुत दोस्ती हो गई, घर में सभी से, और वह बहुत ही समझदार भी हो गया था। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। इस कहानी का अगला भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।